नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे किडनी रोग और ट्रांसप्लांट यानी उससे जुड़े ट्रांसप्लांट के बारे में, क्योंकि ये एक बेहद गंभीर समस्या है। दुनिया भर में क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की जो संख्या है, जो तादाद है, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके बचाव क्या हैं, कैसे इसके लिए हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, कब जाने की ज़रूरत पड़ेगी और क्या कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इन तमाम बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर प्रीतपाल सिंह, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं IGIMS पटना में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में। आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि किडनी के जो रोग हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को इस चीज़ से आप थोड़ा सा अवगत कराइए कि एक्चुअली में किडनी के कौन कौन से रोग हैं और उनके बचने के उपाय क्या हैं। किडनी चूँकि एक ऐसा अंग है जो ब्लड से टॉक्सिन्स या जो कह सकते हैं गंदगी है उसको निकालता है और पेशाब के रास्ते बाहर करता है शरीर से। तो ये दो तरह से हो सकता है। एक तो है कि किसी खास कारणवश हुआ और उस कारण को हटा दिया जाए तो ठीक होने की संभावना 90-95% रहती है, जिसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी AKI। और दूसरी है CKD, जो कहा क्रॉनिक किडनी डिजीज़। CKD धीरे धीरे अंदर अंदर चलती है और बहुत समय के बाद समटाइम साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल लगते हैं उसको एक स्टेज पर आने पे, जब वो आपको सामने परिलक्षित होता है कई तरह के वेग सिम्टम्स, जिसमें अमूमन भूख नहीं लगना, कमजोरी होना, इस तरह का। इसी वजह से इसकी डायग्नोसिस अर्ली नहीं हो पाती है। लोगों को कुछ पता ही नहीं चलता कि अंदर हमारे क्या चल रहा है, पर वो चलती रहती है। इसमें सबसे बड़े कारण जो अभी हैं हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड भी, वो हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, यानी चीनी की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। अब चूँकि ये बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं, ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, और देख ही रहे हैं कि आजकल जो शहरीकरण की वजह से हमारा भी लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। उठना बैठना, खान पान, सारा इसका असर इन बीमारियों के रूप में आगे आता है और ये बढ़ती जा रही हैं। और ये बढ़ रही हैं तो इससे होने वाली किडनी की बीमारियां भी तादाद में बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि कुछ ख़ास बीमारी, ख़ास करके जैसे जिनको चीनी की बीमारी है या फिर ब्लड प्रेशर है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है। क्या कारण लगता है? ये उन बीमारियों की वजह से ही है जी। जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस, चीनी की बीमारी, जी। उसमें शुगर बढ़ने से कई ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं शरीर में जिसकी वजह से किडनी पे असर पड़ता है जी। और धीरे धीरे किडनी वो लोड इस तरह से फिल्टर करते 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 थक जाती है और उसके जो ग्लोमेरुलस जो यूनिट्स हैं वो धीरे धीरे फेज आउट होते चले जाते हैं। जी। तो ये जो जिनको ये बीमारियां होंगी या इनसे और भी तरह की बीमारियां होंगी, उनको दवाइयों का सेवन भी लगातार करना पड़ता है। क्या दवाइयों का भी कोई ख़ास रोल है? बिल्कुल। सिर्फ खान पान से या लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन को हर स्टेज तक कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कंट्रोल करने के लिए एक स्टेज पे दवाइयाँ ज़रूरी हैं और आगे जाकर तो दवाइयाँ ही मेन रोल अदा करती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि शुगर को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जाए, चाहे वो जिस तरह से रखा जा सके, दवाइयों से या दवाइयाँ और लाइफस्टाइल को चेंज करके। बिल्कुल। जिनकी किडनी ख़राब है, मैं चाहूँगी कि उनके लिए आप कुछ ऐसे कारण बताएं कि जिनकी किडनी ख़राब है और उनको इमीडिएटली उपचार के लिए क्या करना चाहिए। तत्कालिक मैं अगर करूँ, शुरुआत कैसे करनी चाहिए? शुरुआती चीज़ तो है कि सबसे पहले ऐसा हो कि किडनी ख़राब ही ना हो। कई कारण हैं जिनको हम हटा सकते हैं, जैसे हमने कहा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल से बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। या किडनी की बीमारी हो भी तो काफ़ी लेट स्टेज में हो और उसके इतने सीवियर परिणाम न भुगतने पड़े। दूसरा जो सबसे कॉमन देखा जाता है, अनावश्यक दवाएं खाना, जिसमें सबसे ऊपर आता है नाम दर्द निवारक दवाओं का। इस तरह की दवाइयों का सेवन अनावश्यक ना करें और जब भी ज़रूरत हो फिजिशियन से सलाह लेकर। उसी तरह से एंटीबायोटिक्स, एमिकासिन, जेंटामाइसिन, इस तरह की दवाइयाँ किडनी को लंबे समय में नुकसान पहुँचाती हैं। तो इन दवाओं का सेवन जहाँ तक संभव हो नहीं करना चाहिए।
जी बिल्कुल। सर आप क्योंकि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं तो आप तो हर दिन इस तरह के पेशेंट्स को देखते जी हाँ। होंगे, आपका फॉलोअप लगा रहता होगा। तो आपको क्या लगता है कि बेसिक जो रीज़न होता है किडनी के ख़राब होने का, या फिर इलाज की जो प्रक्रिया है, ये कैसे कैसे की जाती है इलाज? बेसिक रीज़न तो जैसा कहा कि वो कारण जो हाँ, हैं, जी। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कुछ जी, किडनी की अपनी भी बीमारियां होती हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं उनको, कई हद तक ट्रीटेबल हैं और कुछ आगे प्रोग्रेस कर जाती हैं तो सीकेडी हो जाती हैं और आगे जाके किडनी फेल हो जाती है। अमूमन जो पता चलता है या तो फॉलोअप में किसी और कारण से आए, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का इलाज करा रहे हैं या कुछ और कारण से भर्ती हुए हैं, उसमें आता है कि हाँ किडनी की खराबी आ गई है। और उसके अलावा जो लेट स्टेज में आते हैं, जैसे हमने कहा कि भूख नहीं लग रहा और ये सारी चीज़ों के लिए जहाँ तहाँ दिखाने के बाद फाइनली पता चलता है कि हाँ किडनी ख़राब हो गई है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, स्टेज 3, 4, 5 इस तरह की स्टेजिंग है, तो 4, 5 में आ गए हैं, तब वो हमारे पास आते हैं। तो जो स्टेज 4, 5 में आ गए हैं या जिनका एडवांस किडनी का हो गया है, तो उसमें एक तो कि दवाइयाँ तो चलेंगी ही, पर आगे के लिए चीज़ों को समझना कि ये बीमारी कैसे प्रोग्रेस करेगी और इसका अल्टीमेटली क्या हल है, उपाय है, और ये कि इससे घबराने से तो कोई कुछ भी नहीं होने का है, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे बिल्कुल घबराएं नहीं, इसका इलाज है। और जो चीज़ें हैं, अगर सीकेडी हो गया है तो ये प्रोग्रेस करेगा, हम इसके प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं पर इसको रिवर्ट नहीं कर सकते कि ये ठीक हो जाए। जिसको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहने का मतलब ये है कि ये अब रिवर्सिबल नहीं है, ये ठीक नहीं होगी कभी, विथ टाइम आगे बढ़ सकती है। और जब भी आगे बढ़ेगी धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जब आपको फिजिशियन सलाह देंगे कि हाँ आपको अब डायलिसिस की ज़रूरत है या किडनी अलग से लगाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। जी, तो जैसे कई बार जब हमें सुनने को मिलता है कि किसी भी पेशेंट में किडनी की जब खराबी हो गई है तो 80% खराब है, या फिर कितने % तक किडनी को हम अगर मैं बात करूं तो उनको सेफ कंटिन्यू उस स्थिति में मरीज को रखा जा सकता है कि वो बच सके। एक रफ एस्टिमेट इसका होता है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, वो क्रिएटिनिन जो सुनते हैं कि किडनी की बीमारी के लिए यूज करते हैं, उससे ही ड्राइव होता है। अमूमन 10% के नीचे ही किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है जी। पर इसकी तैयारी शुरू करनी पड़ती है उसी समय से जब फिजिशियन एक बता देते हैं कि हाँ भाई आपका 25-20% के आसपास अब आ गया है, तो डायलिसिस की तैयारी या किडनी ट्रांसप्लांट की तैयारी उसी समय शुरू करनी चाहिए ताकि जिस समय ज़रूरत हो उस समय तक वो फैसिलिटी आप अवेल कर सकें। अदरवाइज़ लास्ट टाइम पे आने पे तो वो सारे कॉम्प्लिकेशंस एक ऐसी साइकिल बन जाएगी, एक ऐसा चक्र बन जाएगा जिसको तोड़ते तोड़ते ही समय निकल जाएगा एंड परिणाम गंभीर हो जाएंगे। जी, आपने डायलिसिस की बात की है, मैं चाहूँगी कि डायलिसिस के बारे में और क्लियर करें। डायलिसिस एक किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी है, जिनकी किडनी काम नहीं कर रही है या जिनका कह दिया कि नहीं भाई अब आपकी किडनी फेल हो गई है, अब इससे काम नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी, तब डायलिसिस की बात आती है। ये 2 तरह की होती है। आपने सुना होगा जो मशीन से ब्लड शरीर से जाता है और मशीन में फ़िल्टर होकर फिर वापस आता है, इसको हीमोडायलिसिस या ब्लड डायलिसिस कहते हैं। दूसरी भी एक पद्धति है जो बिहार में कम यूज हो रही है और उतनी ही इफ़ेक्टिव है, वो पेरिटोनियल डायलिसिस है, यानी उसको वाटर डायलिसिस भी कहते हैं। उसमें पेट में ऑपरेशन करके एक पाइप डाल दिया जाता है, उसके थ्रू पहले से तैयार किए बैग्स आते हैं, जैसे सलाइन के बैग्स आते हैं, उसके भी स्पेशल बैग्स आते हैं, उनको कनेक्ट करके वो पानी डाल दिया जाता है पेट में, और पेट का अंदर का जो मेम्ब्रेन है वही फ़िल्टर का काम करता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, वो फ़िल्टर होता है उस सॉल्यूशन की वजह से, और इसको दिन में 3 या 4 बार करना पड़ता है। इसकी खासियत ये है कि ये घर पे कर सकते हैं, इसके लिए किसी सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस ऐसे जगहों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो दूर दराज गाँवों में रहते हैं या पहाड़ियों में रहते हैं, जहाँ पे डायलिसिस फैसिलिटी नहीं है। अभी भी कई जगह लोग 100-100 किलोमीटर जाते हैं, तो वो लोग इसको अवेल कर सकते हैं। ये एक बार ऑपरेशन कराना है और वो ऑपरेशन करा के फिर वो घर पे कराते हैं, अब फॉलो करते रहते हैं हम लोग। उसके लिए बाहर जाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ लोग जो
पटना नहीं आए हैं या IGIMS नहीं आए हैं, उन्हें इसकी जानकारी शायद कम हो, जी जी पर सारी जी। सुविधाएं आपने हैं। अभी कहा कि जिनको जब घर से बहुत दूर हो अस्पताल, तो वो भी वो इस चीज़ को घर में कर सकते हैं, बहुत इजी है ये प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, उसकी ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं। जी, जिस समय ऑपरेशन करते हैं, पेट में पाइप डालते हैं, 10 से 14 दिन हम लोग ट्रेन कर देते हैं उनको, ताकि वो घर पे कर पाएँ। जी। कई बार जैसे किडनी, जब किडनी का ख़राब होता है तो उनको कोई डोनर के द्वारा किडनी दिया जाता है, तो क्या एक किडनी से भी सेहतमंद ज़िंदगी जी जा सकती है? बिल्कुल, एक किडनी शरीर का पूरा भार उठाने में सक्षम है, और ये हमने देखा भी है। कई ऐसे आए हैं मामले जिनका जन्म से ही एक ही किडनी है, किसी कारणवश अल्ट्रासाउंड कराया और एक किडनी निकला, अब वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमारी तो एक ही किडनी है, क्या होगा। इसमें कतई घबराने की बात नहीं है। जिनकी एक किडनी है या जो डोनेशन भी करते हैं उनके एक ही किडनी बची रहती है, वो उससे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होनी है, जी वो बिल्कुल। निश्चिंत रहें। और जो जनरल हम लोग कहते हैं कि एक लाइफस्टाइल, हेल्दी खाना पीना, ये सारी चीज़ें रखें, कोई ज़रूरत हो फिजिशियन से मिले, बस इतनी ही उनको एहतियात बरतनी होती है। लेकिन इलाज के दौरान, खास करके जब डायलिसिस चल रहा हो, तो भी उनको कुछ ना कुछ तो एहतियात बरतनी होगी, किसी तरह की जीवन शैली में बदलाव करनी होगी, वो क्या है? वो उनके स्टेजिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि CKD कितना प्रोग्रेस कर गया है। जी जनरली स्टेज 5 जो हम लोग कहते हैं कि इसके बाद किडनी 15% के आसपास ही रह गई है, तो उस समय किडनी के पानी को छानने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है, पेशाब भी कम हो जाता है। उस समय पानी कितना पीना है, क्या क्या खाना है, वो उनके लैब रिपोर्ट, जो ब्लड की रिपोर्ट्स है, उसके हिसाब से तय होती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट एक बहुत अहम है किडनी के मामले में, तो मैं चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट के बारे में हमारे दर्शकों को आप थोड़ा डिटेल में समझाएं। किडनी ट्रांसप्लांट या गुर्दा प्रत्यारोपण, ये अभी तक जो इलाज है किडनी फेल्योर का, उसमें सबसे अच्छा इलाज है, क्योंकि इसके बाद लाइफ एक बेहतर हो जाती है, डायलिसिस इत्यादि से छुटकारा मिल जाता है, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर बन जाती है। आप ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू के 1-2 महीने हम लोग नहीं करते, पर उसके बाद ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कई पेशेंट हैं जो सब कुछ कर रहे हैं, बैंक में हैं, विभिन्न विभागों में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। क्या होता है किडनी ट्रांसप्लांट में? किडनी ट्रांसप्लांट में कोई एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अपनी किडनी डोनेट करता है, दान करता है। उस किडनी को सारी जांचों के उपरांत अगर ठीक पाया जाता है तो पेशेंट के पेट में एक जगह पे लगा दिया जाता है। अमूमन हम लोग राइट साइड में ही लगाते हैं, तो उनको लगा दिया जाता है। वो एक 2.5 से 3 घंटे की सर्जरी है, एक्सटेंसिव सर्जरी है, और अभी तक रिजल्ट अच्छे ही हैं। कब ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट की? क्योंकि जिनको ज़रूरत होगी उनको ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। जिनको भी डायलिसिस एडवाइस की जाती है उनको ट्रांसप्लांट पहले ही बताया जाता है, क्योंकि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी हैं, जिनमें ट्रांसप्लांट हमेशा बेहतर रिजल्ट देता है। तो ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया क्या है? क्योंकि जब आपके पास भी जब ऐसे पेशेंट आते होंगे तो उस एक प्रक्रिया से गुजरना होता होगा। मैं चाहूँगी प्रक्रिया के बारे में हमारे दर्शकों को समझाएं। ट्रांसप्लांट के लिए जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस पे जाने वाले हैं, वो इस प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए उनको एक हेल्दी डोनर की ज़रूरत होती है। जी। दूसरा है डोनेशन आफ्टर ब्रेन स्टेम डेथ, जिसको ब्रेन डेथ या जिसको डिसीज डोनेशन या मृत्यु के उपरांत डोनेशन कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ हमारे बिहार में काफ़ी कम है। पटना में ही हमारे सेंटर पे ही IGIMS में ही 2 बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने डोनेट किया और पेशेंट को लगा भी है, और मुझे खुशी है बताते हुए कि जिनको लगा है पटना के ही हैं और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, आज 4 साल करीब होने को है। परंतु कुछ भ्रांतियां हैं, लोग देना नहीं चाहते, तो उस वजह से ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मोस्टली हमारे यहाँ जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं लिविंग डोनेशन, कोई रिलेटिव दे रहे हैं। अमूमन वही लोग आते हैं जो उनके अपने रिलेटिव हों। दूसरी बात, माँ पिताजी अगर देते हैं तो जेनेटिकली भी काफ़ी सिमिलर होते हैं, रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं।
तो ये जो एक मिथ है, मैं इस पे आपसे बात भी करने वाली थी कि ज़्यादातर लोगों में ये मिथ है कि हम एक जैसा कि मैंने आपसे सवाल भी लिया कि एक किडनी से भी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई ख़ास उसमें दिक्कत है तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन फिर भी कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि केवल परिवार के जो लोग हैं बस वही हमें डोनेट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि इसको आप दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करिए कि बाहरी लोग भी डोनेट कर सकते हैं किडनी किसी को। डोनेशन तो कोई भी कर सकता है जी, लेकिन लिविंग डोनेशन में कई प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनको रजिस्टर करना होगा। डिसीज़ तो सिंपली है कि वो भर्ती हैं, पेशेंट आईसीयू में है, तो वहाँ से हमारे सोटो के लोग या जो वहाँ एनेस्थीसिया की टीम है वो इन्फॉर्म करती है सोटो को। सोटो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे यहाँ IGMS में ही है, तो वो वहाँ जाके रजिस्टर करा सकते हैं। जो भी देना चाहते हैं वो वहाँ रजिस्टर कराएंगे। ऑनलाइन की सुविधा भी है? हाँ इसे सर, ऑनलाइन भी है और सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं। जी, लेकिन अगर जिनको कई बार ऐसा मान लीजिए कि किसी को कोई डोनर नहीं मिल रहा हो, वैसी स्थिति में अस्पताल, खास करके मैं चाहूँगी कि आप IGMS के बारे में बताएं कि वहाँ पे फिर क्या किया जाता है कि पेशेंट को बचाने के लिए। एक तो है कि बचाने के लिए वो डायलिसिस पे कंटिन्यू करें, डायलिसिस पे तो सालों कंटिन्यू कर सकते हैं, एक ये है। दूसरा, उनको हम लोग डिसीज्ड ऑर्गन ट्रांसप्लांट का जो प्रोग्राम है उसमें रजिस्टर करने की सलाह देते हैं ताकि कभी ऐसा हो तो उनको वो ऑर्गन लगाया जा सके। कई बार होता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा, तो अब ऐसे ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं जो बिना क्रॉस मैच किए, बिना मिलाए भी O को B को इस तरह से A, इस तरह से भी ट्रांसप्लांट्स अब हो रहे हैं। इससे भी एक बेहतर जो सुविधाएं कई सेंटर्स पे अभी अवेलेबल हो गई हैं वो है पेयर्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एक पेयर है A to B है, दूसरा कुछ और है, तो इनका इनसे नहीं मिल रहा, उनका उनसे नहीं मिल रहा, पर क्रॉस कराया तो उनका मिल रहा है। तो इस तरह से पेयर, दो जोड़े आपस में एक्सचेंज कर लें डोनर्स और दोनों का इजी वे में हो जाए, जो कंपैटिबल हो, जिसको अलग से कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं हो। तो इसमें दोनों की रजामंदी रहती है तो ये काम आसानी से हो जाता है। यानी कि किडनी जो डोनेट करते हैं उनकी और जो मरीज़ हैं उनकी ब्लड ग्रुप का मिलना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। जी बिल्कुल। सर मैं चाहूँगी कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको कुछ मिथ भी, ये भी एक मिथ रहता है कि हमने अगर किडनी दिया है, एक किडनी उनको दिया है तो शायद हमें, सपोज़ कोई मरीज़ ही है, उनको लगता है कि हम अगर किसी का किडनी लेंगे, कई बार मरीज़ खुद भी बहुत घबराते हैं कि हम दूसरे का किडनी लेंगे तो हमें उनकी जो बीमारियां हैं वो भी उससे हम ग्रसित हो जाएंगे। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पहले मैं एक स्पष्ट कर दूं जी, कि जो ग्रुप मैचिंग वाले डोनेशंस होते हैं, जैसे B हैं, तो मान लिया B हैं तो उनको B और O ग्रुप वाले अगर देते हैं तो उसका रिज़ल्ट सबसे बेहतर है। पर अगर उनको A वाले देते हैं या कोई और AB ब्लड ग्रुप के हैं, इस तरह से है, तो वो ट्रांसप्लांट एक डिफ़िकल्ट प्रक्रिया से गुजरकर होती है। 14-15 दिन पहले विशेष दवाइयाँ दी जाती हैं, तो उसकी वजह से उसका रिज़ल्ट थोड़ा इन्फीरियर होता है। ये नहीं कि दोनों चीज़ें बिल्कुल समान हैं, अन्यथा हम लोग ये बात ही नहीं कहते कि नहीं ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली जहाँ वो सुविधा नहीं है हमारे पास, वो साधन नहीं है हमारे पास कि भाई हमारे पास यही डोनर है, हम उसको आगे ले जा सकते हैं। ये नहीं कि अब नहीं होगा, रास्ते बंद हैं, रास्ते हैं, हाँ उससे इन्फीरियर है, बट स्टिल जा सकते हैं। जी, डायलिसिस से फिर भी बेहतर है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो जब किडनी का भी ऑपरेशन होना होता है, ऑपरेट होने जाते हैं, डोनर जब डोनेट कर देते हैं तो उन दोनों को खास करके कोई नियम, कोई शर्तों के ऊपर उनको चलना होता है, जैसे कुछ खान पान पे परहेज या किसी तरीके से उनको जीवन शैली में बदलाव? खासकर ये शंका रहती है जो डोनर होते हैं उनके मामले में कि हाँ इनको भी ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी या कुछ परहेज करना पड़ेगा। जी नहीं, ट्रांसप्लांट के समय, ऑर्गन डोनेशन के टाइम जो सर्जरी होती है, सर्जरी के उपरांत 10 से 15 दिन जो अमूमन एक किसी सर्जरी के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं उतना ही करना होता है। उसके बाद उन्हें उसके लिए कोई दवा नहीं खानी पड़ती जी, जो डोनर हैं जी। और जैसा बताया कि एक किडनी है तो इस पर भी एक स्वस्थ लाइफ है ना। हम लोगों ने ट्रांसप्लांट देखे हैं, 30 साल 35 साल अब हो गए ओवरऑल ट्रांसप्लांट होते हुए सब जगहों पर, तो डोनर को ऐसी कोई असुविधा देखी नहीं गई इतने सालों में। जी।
सो डोनेशन के लिए बेहिचक आगे बढ़ सकते हैं और ये सोच के कि एक किडनी चली गई तो एक से शायद ज़िंदगी गुजर ना हो या तकलीफ़ें आएंगी, ऐसा नहीं है जी। और ट्रांसप्लांट के मरीज़ जिनको किडनी लगती है उनको इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयाँ चलती हैं, यानी शरीर की इम्यूनिटी कम कर दी जाती है ताकि जो लगी है किडनी वो दूसरे बॉडी से आई है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, वो अंदर हो सकता है रिएक्ट करे, रिजेक्शन हो जाए, तो उसको रोकने के लिए, रिजेक्शंस को रोकने के लिए हम लोग दवाइयाँ देते हैं और वो दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी होती हैं जी। और नियम पूर्वक खानी होंगी। जी। कई बार लोगों को या पेशेंट को खास करके ये एक दिमाग में चलता भी रहता है कि ये ट्रांसप्लांट के बाद हमें बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा या बहुत कुछ परहेज़ करके जीना पड़ेगा ज़िंदगी। क्या ऐसा सही है? नहीं, दवाइयाँ ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ज़्यादा नहीं चलती। 3 से 4 दवाइयाँ खास जो ट्रांसप्लांट की हैं वही अमूमन 3 महीने के बाद कंटिन्यू होती हैं। उसके साथ जो किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या उससे रिलेटेड और कॉम्प्लिकेशंस है, हड्डी की कमजोरी वगैरह हैं, खून की कमी है, इन सब की दवाइयाँ आगे चलती हैं। जब तक ज़रूरी हो तब तक चलती हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10-15 दवाइयाँ हैं, वो उनकी बाकी बीमारियों की दवाइयाँ तो साथ साथ चलेंगी। तो इस तरह से किसी किसी केस में 10 या 11 हो जाती हैं, तो अमूमन 5-6 दवाइयाँ अगर कोई और अलग से बीमारी नहीं है तो रहती हैं। जी। तो आपने सुना कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद बहुत कुछ बदलाव अपने जीवन में नहीं होता है। नॉर्मल सी जो दवाइयाँ हैं वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 3 से 4 दवाइयाँ जो नॉर्मली है वो खाना पड़ सकता है आपको। बाकी जो आपको अगर अलग से कुछ आप बीपी, शुगर या किसी चीज़ की लेते हैं तो शायद वो आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे बदलाव का डर होता है कि हमें हमारी जीवन शैली में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा या किसी तरह की कोई ट्रांसप्लांट के बाद कोई परेशानी, स्पेशल परेशानी कुछ ऐसा जो बिल्कुल ट्रांसप्लांट के बाद शुरू हो जाती है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसी कोई ख़ास परेशानी उससे अलग नहीं होती। 2 ही चीज़ें ट्रांसप्लांट के मरीज़ को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो इन्फेक्शन का डर, जी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है दवाओं की वजह से और वो दवाइयाँ देनी हैं, लाइफ लॉन्ग ही देनी है, तो उसकी वजह से उनको सावधानी रखनी पड़ती है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं या वहाँ जाएं तो सावधानी रखें। और थोड़ी भी सर्दी खांसी या किसी तरह की कोई तकलीफ़ आती है तो एक बार ज़रूर अपने फिजिशियन से मिल लें ताकि वो देख लें कि वो चीज़ें आगे बढ़ें नहीं। जी, खान पान का विशेष परहेज़ रखना पड़ता है, ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का। जी, बर्तन एकदम धुले हों, खाना ताज़ा खाएं, गर्म खाना खाएं तो उसमें इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम होगी, पेट कम खराब होगा। तो यही सब चीज़ें रहती हैं कि पानी एकदम स्वच्छ पिएं, खान पान अपना बढ़िया रखें और इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, जाहिर सी बात है। यानी कि स्वस्थ जीवन के लिए वैसे भी हमें परहेज़ी से बिल्कुल। और साफ़ सुथरे के साथ रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये मैं अब बात करती हूँ किडनी के जो भी रोग होते हैं, ख़ास करके जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात आती है या फिर उस तरीके की जो भी प्रोसेस से गुजरने की बात आती है, तो किसी भी आम जन के लिए, ख़ास करके मैं उन तबकों के लिए बात कर रही हूँ जो गरीबी रेखा से काफ़ी नीचे हैं या आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, उनके लिए ये डिजीज़, किडनी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, ये बहुत गंभीर समस्या होती है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार के द्वारा खास करके IGIMS हॉस्पिटल के अंदर क्या कुछ किया जा रहा है जिनको संभव नहीं है खुद से ऑपरेशन कराना या इस तरह का इलाज कराना, उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? इसमें सरकार की मदद के बिना तो ये हो ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मरीज़ गरीब हैं और इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है आपकी, और सरकार इसमें मदद कर भी रही है। सरकार ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ के लिए भी 3 लाख 3.5 लाख देती हैं अनुदान अलग से। उसके अलावा विभिन्न फंड हैं जिसके तहत उनको समय समय पर अनुदान मिलता रहता है। जी जी। और हॉस्पिटल IGIMS में किस तरह की व्यवस्था की गई है? IGIMS हॉस्पिटल तो सरकार का ही प्रतिष्ठान है, तो सारी जो सर्जरी या जो दवाइयाँ वहाँ हैं, जो टेस्ट हैं, वो तो पहले से ही सब्सिडाइज्ड है। जो उनका सर्टिफिकेट है वो दिखाएंगे तो उससे उनको मिल जाएगा। जी हाँ, वहाँ से हम लोग सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं जी, वो वहाँ जमा करते हैं, मिल जाता है। मैं चाहूँगी कि अब हमारे दर्शकों को आप बेसिकली ये बताइए कि हम किस तरह की जीवन शैली में अपने आप को ढालें जिससे हमें किसी तरह की कोई डिजीज़ हो ही नहीं, खास करके किडनी से जुड़े कोई भी समस्या ना हो और हम एक सेहतमंद ज़िंदगी जिएं। इसके लिए हमारे दर्शकों को बताइए। इसके लिए अलग से तो कुछ नहीं है। जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात आती है, सबसे पहले तो कि साफ़ पानी पीना, ताज़ा खाना, फल, हरी सब्जियां, ये सब अपने खाने में ज़रूर रखें। सुबह
अगर आधे घंटे सैर कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया, रोज़ करें, कम से कम 5 दिन सप्ताह में ज़रूर करें। यही सब चीज़ें हैं। जंक फूड ना खाएं, उसे जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। बाहर इधर उधर खाना खाने से अक्सर दिक्कत होती है, उन दिक्कतों से बचें। दवाइयाँ जहाँ तक हैं, दर्द की दवाइयाँ या एंटीबायोटिक्स अपने से ना लें। ब्लड प्रेशर, शुगर, अगर किसी तरह की कोई और परेशानी है या हार्ट की है, उसको कंट्रोल में रखें, उसका उचित इलाज कराएं। काफ़ी हद तक ये सब करके इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को और स्टूडियो में आके अपना एक कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आज आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रीत पाल सर को, जो कि IJMS में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, एडिशनल प्रोफेसर हैं। वो आपको बता रहे थे कि किडनी में किस तरीके से रोग होते हैं और उनका इलाज क्या है, ट्रांसप्लांट कैसे की जा सकती है और कितना आसान है ये सब कुछ आज के इस दौर में, खास करके बिहार में, पटना में हर चीज़ मौजूद है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। IJMS में जाके अपना इलाज, इससे जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ कर सकते हैं। इसी के साथ आज बस यहीं तक। अगले अंक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।